इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में रुकना मना है, लेकिन जिससे ये ज़िंदगी भागती है, ये शरीर, हम उसका ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। परिणाम जग जाहिर है, शरीर में नित्य नए बीमारियों का आगमन। ये आगमन न हो इसलिए हमें अपनाना होगा आयुर्वेद को, क्योंकि आयुर्वेद ही देगा हमारी आयु को एक नई उड़ान। इसी संदर्भ में सोच इंडिया ने बात की राजधानी दिल्ली की सुविख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं महिला रोग विशेषज्ञ रानी गुप्ता जी से। पीसीओडी या पीसीओएस ये करीब करीब सेम दिखने वाली दो बीमारियां हैं। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये टर्म यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं जब ये प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड में या किसी टेस्ट में दिखाई पड़ती है। और जब पीसीओडी से कनेक्टेड जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के बॉडी में दिखने लगते हैं तो वो पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहलाता है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके साथ थायराइड या इंसुलिन रेजिस्टेंस या आयुर्वेद की दृष्टि से कफा रिलेटेड बहुत से सिम्टम्स हमें मिलते हैं, तब ये पीसीओएस कहलाता है। तो ये बात सच है, आज का अगर डाटा देखा जाए तो हर 5 में से 1 महिला पीसीओडी से ग्रसित है और एज ग्रुप भी बहुत वास्ट है। मतलब एक नए टीनेजर से लेके और 40-50s की एज तक हमें पीसीओडी के पेशेंट्स मिलते हैं। कारण जैसा हम सबको पता है, बदलता हुआ लाइफस्टाइल और डाइट है। कहीं ना कहीं फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारण है पीसीओडी के लिए। पीसीओडी एक कफ वातिक विकार बताया जाता है आयुर्वेद में। बहुत से कारणों से, हैवी फूड से और एक्सरसाइज ना करने से, एक्सेसिव स्ट्रेस से, लॉन्ग वर्किंग आवर्स से जब बॉडी में कफ बढ़ता है और उसके साथ साथ वात भी बढ़ता है तो इस तरह के पीसीओडी लाइक चेंजेस आते हैं। बदलता हुआ समय और बदलता हुआ लाइफस्टाइल, बदलता हुआ खान पान, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रॉब्लम को समय के साथ हमें देखने को मिल रहा है कि पेशेंट्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा के 2 पहलू होते हैं, एक प्रिवेंशन और एक ट्रीटमेंट। समय रहते ही किसी बीमारी का अगर हमें अंदेशा है तो हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से जो नए बच्चे, टीनेजर गर्ल्स हैं, उनको खुद को अवेयर करना, उनकी मदर्स को अवेयर करना कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट करें कि वो अच्छे से एक्सरसाइज करें या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। जो स्नैकिंग हैबिट्स हैं आजकल के बच्चों की, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड स्नैकिंग हैबिट्स हैं, जहाँ यूजुअली कफ वर्धक आहार ज़्यादा है। कफ वर्धक आहार से मेरा मतलब है कि स्नैकिंग का जो पैटर्न बदला है पिछले कुछ सालों में। अब आजकल के बच्चे चीज़ लोडेड बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, रिफाइंड फ्लावर है, उसके साथ ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो जो कफ के गुण होते हैं जिसमें हैवी, ऑयली, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारा जो स्नैकिंग फूड है ये कफा एग्रीवेटिंग फूड होता है। अगर आप थोड़ा सा समय पहले चले जाएं, आज से 15 साल पहले की अगर स्नैकिंग सोचें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप समोसे खा रहे हैं तो वो भी एक जंक फूड की कैटेगरी में जाता है, बट वहाँ आप उसके साथ एक धनिए पुदीने की चटनी खा रहे हैं जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को मैनेज कर रहा है, उसके साथ आप गरम चाय पी रहे हैं जो आपका कफा बैलेंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो इंडियन स्नैकिंग का कॉन्सेप्ट था वो उतना हार्मफुल नहीं था। लेकिन अब जो ये समय के साथ और बदलते हुए परिवेश के साथ जो स्नैकिंग कॉन्सेप्ट्स बदले, तो ये पैटर्न इंडियन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं था और फिर एग्रेसिवली इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ी। तो ये जो अवेयरनेस है फूड हैबिट्स की और एक्सरसाइज की, ये पहले से ही इनकलकेट करना यंग गर्ल्स में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। पीसीओडी की जो डायग्नोसिस है वो कई बार बहुत डिले होती है
और इसके लक्षण भी क्योंकि डाइवर्स होते हैं, हर तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक ओबीस टाइप PCOS कहा जाता है, एक लीन PCOS होता है, और भी सिम्टम्स में बहुत वेरिएशंस होते हैं। तो कई बार ये समझना कि कब डॉक्टर को अप्रोच करना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेन सिम्टम है यूजुअली पीरियड्स रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होना, पीरियड्स में फ्लो कम हो जाना, एक्सेसिव वेट गेन होना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना, या कई बार स्कैल्प हेयर फॉल, डैंड्रफ, एक्नी, और ज़्यादा जब सिम्टम्स बढ़ते हैं तो कुछ सिम्टम्स जैसे पिगमेंटेशन ऑफ स्किन स्पेशली ऑन द नेक, इस तरह के काफ़ी सिम्टम्स आते हैं। और इसमें यहाँ एक और चीज़ बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर PCOD एक्सीडेंटली अल्ट्रासाउंड में किसी का डायग्नोस होता है और वो फिज़िकल सिम्टम्स जब डॉक्टर उसको एग्जामिन करता है और सिम्टम्स पता करता है और इसके सिम्टम्स नहीं हैं, तो इसके ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता या नीड नहीं होती। तो जब भी ऐसा एहसास हो कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, या एक बार डॉक्टर से मिलना और प्रॉपर काउंसलिंग लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो यूजुअली अगर आप कन्वेंशनल मेथड्स देखें तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। लोग गर्ल्स और यंग लेडीज़ बहुत सालों तक हार्मोन्स पे रहते हैं और एक आर्टिफिशियल साइकिल क्रिएट होती है। लेकिन आयुर्वेद में जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी डिज़ीज़ या बीमारी जड़ से ठीक की जाती है। तो हम जब PCOS की पैथोलॉजी आयुर्वेद के हिसाब से समझते हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया, ये कफ वातिक विकार है। यूजुअली जब हम कफ की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी कारण से इनएक्टिव लाइफस्टाइल और डाइट से जब कफ बढ़ा तो उसने वो जो चैनल्स हैं जो जहाँ से वो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं, तो आयुर्वेदिक पैथोलॉजी के हिसाब से वो चैनल्स ब्लॉक होते हैं और प्रॉपर साइकिल्स डिले होने लगती हैं, या जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो इम्प्रॉपर या स्कैंटी हो जाता है। तो कफा करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ ये बात भी बहुत आती है कि ये कहना बड़ा आसान है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, करना मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, कफ वृद्धि के कारण बॉडी में इतनी हैवीनेस और लैक ऑफ विल पावर आता है कि पेशेंट चाहते हुए भी वो उस विशियस लाइफ सर्कल से बाहर नहीं निकल पाता। तो आयुर्वेद की ये बहुत बड़ी एक हेल्प होती है कि जो भी कफा पैसिफाइंग ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे वो हर्ब्स या मेडिसिन्स के फॉर्म में हो या पंचकर्मा के फॉर्म में हो, वो एक बार जब कफा को बैलेंस करते हैं तो वो नेचुरली बॉडी उस मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जो अग्नि है या डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव करती है, कफा बैलेंस होता है और धीरे धीरे पैथोलॉजी का रिवर्सल होने लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को थोड़ा समय दिया जाए, 3 से 6 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, साइकिल्स बैक टू नॉर्मल होने लगती हैं और सारे सिम्टम्स में रिग्रेशन हमें मिलने लगता है। थैंक यू।